हमने सूती वस्त्र उद्योग के विकास और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी किस प्रकार से कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, उसके लोकलाइजेशंस को प्रभावित करते हैं कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। तो हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि स्थानीयकरण के कारक क्या होते हैं। ये वे कारक होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि हम किस स्थान पर अपना उद्योग लगाएँ, तो हमारा उद्योग ज़्यादा सफल रहेगा। यानी लागतें कम आएगी और मुनाफ़ा हमें अधिक प्राप्त होगा। तो उन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए हम इसके स्थानीयकरण की बात करते हैं, इसके लोकलाइज़ेशन की बात करते हैं। इसी श्रेणी में सबसे पहला जो कारक है रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल के अभाव में हम किसी भी प्रकार से किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। चूँकि हम सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो प्रयुक्त कच्चा माल जो है, वो कपास के रूप में प्रयुक्त होता है। कपास को जान लेते हैं कि कपास क्या होता है, तो कपास को जानने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि कपास क्या है और कॉटन क्या है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। कपास उस पौधे को कहा जाता है जिससे हमें रुई प्राप्त होती है। तो कपास एक रॉ मटेरियल है, उसमें से जब हम फूल में से उसके रेशों को तथा बीज को अलग कर लेते हैं, तो जो रेशे होते हैं वो रुई के रूप में काम आते हैं और जो बीज होते हैं उनका प्रयोग हम पशु आहार के रूप में भी करते हैं तथा उसमें से तेल निकालने का भी कार्य किया जाता है। तो हम अगर इस कच्चे माल की बात करें, तो मुख्य रूप से इसमें कपास का प्रयोग किया जाता है। कपास भार में काफ़ी हल्की होती है तथा कम परिवहन मूल्य में कहीं पर भी इसे ले जाया जा सकता है। तो ज़्यादा हमें परिवहन का चार्ज जो है, ये परिवहन का मूल्य हमें नहीं चुकाना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि जब हम कपास का प्रोडक्शन करते हैं या कपास में से जो रुई निकालते हैं, तो रुई जो है, उसमें से अनावश्यक पदार्थों की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है। यानी अगर हम लोहे की बात करें, तो लोहे के अंतर्गत हमें अधिकांशतः उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिल सकती है, लेकिन कपास में से हमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ मिलती ही नहीं है या मिलती भी है, तो भी हम उसका दूसरे कार्य में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका परिवहन का जो मूल्य है, वो कम रहता है तथा जब इसे परिष्करण करते हैं या इसे जब साफ करते हैं, तो अनावश्यक जो पदार्थ है, उसकी मात्रा भी इसमें से कम प्राप्त होती है। तो छीजत जो है, वो कम प्राप्त होती है। छीजत का अर्थ होता है कि उसमें से कितना लॉस हुआ, जो अन्न हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये वो कचरा है, जो मूल पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी कारण कपास उद्योग की अगर बात करें, तो इसे उत्पादक क्षेत्रों से दूर भी स्थापित किया जा सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम केवल उसी क्षेत्र में अपना उद्योग लगाएँ जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। हम इसे या इस उद्योग को कच्चे माल से दूर के क्षेत्रों में भी स्थापित कर सकते हैं। कपास की बात करें तो कपास जो पौधा है वो उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। उपोष्णकटिबंधीय पौधा है तथा हमने कहा जब हमने कपास को पढ़ा था तो हमने उसके लिए कुछ भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा कि पाला इसके लिए हानिकारक होता है और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 220 दिन या 200 दिन के बराबर तीखी धूप पड़ती है और पाले की संभावना कम रहती है, काली कपासी मृदा पाई जाती है, वहाँ पर कपास को अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्र विश्व में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? तो भारत, मिस्र, युगांडा, अफ्रीका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान इत्यादि देशों में कपास उत्पादन की जाती है। ये मुख्य है, इसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम ब्रिटेन और जापान की बात करें तो दोनों ही देश सूती वस्त्र उद्योग में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का मैनचेस्टर ले लीजिए, जापान का ओसाका, नगोया इत्सु क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ पर भी सूती वस्त्र के केंद्र है, लेकिन वे रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाते हैं? दूसरे देशों से उसे आयात करके मंगाते हैं। कपास के स्थानीयकरण में या सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण में दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है अनुकूल जलवायु। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए हमें नम जलवायु की आवश्यकता रहती है।
तो जहां कहीं पर भी नम जलवायु रहेगी तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। एवं ऐसे क्षेत्र जहां पर नम जलवायु उपस्थित नहीं है, वैसे क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से नमी को उत्पन्न करके भी इस प्रकार की उद्योगों को लगाया जा सकता है। हम बात करें कि नम जलवायु कहाँ पर मिलती है, तो प्राय नम जलवायु ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहां पर सूर्य की तेज धूप भी रहे तथा वाष्प बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता रहे। तो ऐसा क्षेत्र प्रमुखतया हमें समुद्र तट के क्षेत्रों के आसपास में मिलता है। यही कारण है कि जितने भी ज्यादातर जो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए हैं। तो हम बात कर रहे हैं अनुकूल जलवायु की। तो अनुकूल जलवायु के लिए हमने कहा कि शुष्क जलवायु में ये जो शुष्कता रहती है, उसकी जो बुनाई के समय जब धागा बनाया जाता है, तो धागा बार-बार टूटता रहता है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट जो है, वो अधिक उपयोगी रहती है। यही कारण है कि इसे सागर तटीय क्षेत्रों में, महासागरीय तटीय क्षेत्रों में इसका अधिक विकास किया गया है। तो जापान तथा ब्रिटेन की लंकाशायर में सूती वस्त्र के कारखाने आर्द्र जलवायु के कारण ही अधिक संख्या में स्थापित किए गए। भारत की बात करें तो भारत के पश्चिमी तटीय भागों में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात में समुद्र तटीय जलवायु होने के कारण इस उद्योग का स्थानीयकरण वहां पर अधिक हुआ है। इसके साथ-साथ ये इस प्रकार की जो जलवायु रहती है, वो काफ़ी स्वास्थ्यप्रद रहती है या अच्छी रहती है, जिससे श्रमिकों का जो स्वास्थ्य है, वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहता है। क्योंकि यहाँ पर ना तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही सर्दियों में ज़्यादा यहाँ पर सर्दी रहती है। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है तथा वे लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम भी रहते हैं। तो ये वहाँ इस प्रकार की क्लाइमेट अनुकूल इसके लिए रहती है। लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य ने अपना विकास किया है, नई-नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी का आविष्कार होने के बाद ये जो तत्व है अभी कुछ गौण समझा जाने लगा है, क्योंकि नम जलवायु मनुष्य आर्टिफिशियली तरीके से, कृत्रिम तरीके से कहीं पर भी उत्पन्न कर सकता है तथा एयर कंडीशनर्स के ज़माने में श्रमिकों के स्वास्थ्य अनुकूल जलवायु का ध्यान कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये अभी वर्तमान में सागर तट से दूर के क्षेत्रों में भी इसको स्थापित किया जाने लगा है। तीसरा जो इसके स्थानीयकरण का जो कारक है वो है शुद्ध जल। शुद्ध जल की बात करें तो सूती वस्त्र को निर्माण करने के बाद जब उसे रंगाई, छपाई जब की जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि साफ पानी उसके लिए और साफ-सुथरा तथा जो पीने योग्य पानी है, वो अधिक मात्रा में इसके लिए आवश्यक होता है। यही कारण है कि जितने भी विश्व में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए जाते हैं, वे नदियों, झीलों के निकट स्थापित किए जाते हैं। इसका एक अच्छा-सा उदाहरण राजस्थान के पाली जिले में तथा बालोतरा में भी देखा जा सकता है। जब पाली के पास बहने वाली बांडी नदी जब निरंतर बहती थी या फिर जो लूनी नदी जो बालोतरा के निकट से गुजरती है और वो लगातार बहती रहती थी, तो उसके मीठे जल के अंतर्गत इन कपड़ों को रंगाई-छपाई करने के बाद धोया जाता था और धोने के कारण जितने भी जो उद्योग है, दोनों ही शहरों में आप देखेंगे तो दोनों ही नदियों के किनारे स्थापित किए गए। लेकिन आज पर्यावरणीय समस्याओं के मद्देनज़र इनको अब धीरे-धीरे बंद कर दिया गया है। तो यही कारण है कि इसको नदियों और झीलों के निकट स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति के साधन। बहुत महत्वपूर्ण कारक और ये न केवल सूती वस्त्र उद्योग के लिए बल्कि हर एक उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार से उत्पादन करना है, मशीनरी चलानी है, तो आपको शक्ति के साधनों की आवश्यकता रहेगी। तो लूम्स चलाने के लिए जब तक हथकरघे चलते थे, हैंडलूम चलते थे, तब शक्ति के साधनों का इतना आवश्यक नहीं था। लेकिन जब-जब या जैसे-जैसे माँग बढ़ी है, पावर लूम्स आए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो इस कारण इन्हें विभिन्न प्रकार से एनर्जी या शक्ति की आवश्यकता रहती है। तो प्रारंभ की बात करें तो कोयला तथा जल विद्युत ने इस उद्योग की स्थिति को प्रभावित किया। कहने का अर्थ है कि जहाँ-जहाँ पर कोयला या जल विद्युत दोनों ही सस्ते प्राप्त होते हैं,
वहां पर इस उद्योग की स्थापना की गई। यही कारण है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में यह उद्योग कोयला क्षेत्रों के पास स्थापित किए गए। लेकिन अगर हम बात संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य की करें या भारत के महाराष्ट्र राज्य की करें, तो वहां पर जल विद्युत की उपलब्धता के कारण इस उद्योगों की स्थापना वहां पर की गई। तो शक्ति के साधनों के रूप में भी, या जो शक्ति के साधन जो होता है, वो हर एक उद्योग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूमिका निभाते हैं। शक्ति के साधनों की भूमिका के पश्चात नेक्स्ट हम उद्योग के स्थानीयकरण के नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचे, तो कुशल श्रमिक। इस श्रमिक की आवश्यकता हमें दो प्रकार से रहती है। एक तो हमें सस्ते श्रमिक, तथा जो कि सूती वस्त्र बनाने का जो कार्य है वह व्यक्तियों की कुशल पर आधारित होता है। कुशलता काफी मायने रखती है इस प्रकार के उद्योग में। तो इसके विभिन्न कार्यों के लिए, बुनने के लिए, धुलाई के लिए, रंगाई, छपाई इत्यादि के लिए हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे देश जहाँ पर इस प्रकार से कुशल एवं सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध रहते थे, वहां पर इस प्रकार के उद्योग का अधिक विकास हुआ है। तो भारत और चीन इसके उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं, जहां पर दोनों ही जगह पर अच्छे बुनकर उपलब्ध थे और दोनों ही देशों ने इसी बलबूते पर सूती वस्त्र उद्योग में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जापान की बात करें तो जापान विश्व प्रतिस्पर्धा में अपने कुशल श्रमिकों के बल पर ही सफलता प्राप्त कर रहा है। यानी जापान एक ऐसा देश है जहां पर कपास बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होती है। वह आयातित कपास पर आधारित अपने सूती वस्त्र उद्योगों को चला रहा है और अपने कुशल कारीगरों के बलबूते पर ही वह इस प्रकार के उद्योगों को कुशलतापूर्वक चरम पर पहुंचा रहा है। आगे हम पहुंचते हैं सस्ता श्रम। सस्ता श्रम भी एक उद्योग की सस्ता परिवहन की बात करें तो सस्ता परिवहन जो है वह एक उद्योग की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि कच्चे माल को या मशीनों को उद्योग तक पहुंचाने तथा निर्मित माल को वापस पुनः उपभोक्ताओं तक या मांग क्षेत्रों पर पहुंचाने के लिए हमें सस्ते परिवहन की साधनों की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। तो जहां जिन क्षेत्रों में सस्ते जल परिवहन के साधनों का विकास था, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग का विकास अधिक हुआ है। यही कारण है कि जापान में जहां पर स्थानीय कच्चा माल नहीं मिलता है, उन्होंने जल परिवहन के माध्यम से दूसरे देशों से सूत मंगाकर या कपास को आयात करके अपने उद्योग को विकसित किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उद्योग के स्थानीयकरण का अगला जो कारक है वह है बाजार की निकटता। तो सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्रों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अगर हम भूगोल के आधार पर इसे देखें तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर तेज गर्मी रहती है तथा वहां पर सूती वस्त्र की मांग है, ऐसे क्षेत्रों में ही इस प्रकार के उद्योग को स्थापित किया जाता है। लेकिन बाजार के निकट होना इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज अगर वर्तमान युग की बात करें तो वर्तमान युग में जहां परिवहन और संचार का इतना अधिक विकास हो चुका है कि हम इस प्रकार के माल को कहीं पर भी बहुत कम समय में बेच सकते हैं। तो उद्योग के विकास के लिए या खपत के पास के क्षेत्रों में ही बाजार का होना आवश्यक है, क्योंकि बाजार जितना दूर होगा उस पर उतना ही परिवहन चार्ज लगेगा और परिवहन मूल्य अगर बढ़ेगा तो वस्तु के मूल्य में भी उसका प्रभाव रहेगा। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत की अधिक जनसंख्या है और अधिक जनसंख्या के लिए वस्त्रों की मांग भी अधिक रहती है, तो यहाँ पर इस प्रकार के उद्योग को काफी बल मिलता है। लेकिन जब बात करें हम कृत्रिम वस्त्रों की तो इसकी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक रहती है, क्योंकि जो कृत्रिम वस्त्र है, सिंथेटिक जो कपड़े हैं वो सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं और मजबूत भी होते हैं। लेकिन सूती वस्त्र जो होते हैं
कम समय में ही खराब हो जाता है। इस कारण इनके काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जापान, तो जापान को जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसका एक बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, यानी जापान का जो माल रहता है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आसानी से खप जाता है। यही कारण है कि जापान में इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है। भारत का जो अधिकांश जो सूती वस्त्र जो बनते हैं उनको विदेशों में निर्यात किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता भी किसी उद्योग की स्थापना में काफी अधिक प्रभावित करती है। चाहे हमें फैक्ट्री को लगाना हो, चाहे हमें श्रमिकों को वेतन देना हो, चाहे हमें कच्चे माल को खरीदना है या शक्ति के साधनों को स्थापना करने में हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है। इसी कारण ऐसे क्षेत्र जहां पर पूंजी अधिक विद्यमान है जैसे मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, वहां पर इस प्रकार के उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। अगर बात करें इस प्रकार के उद्योग, तो इस प्रकार के उद्योग पर जो अधिकार है वो अधिकांशतः ऊंचे घरानों का ही रहा है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के उद्योगों में अपना निवेश कम करता है। एक बार पुनः इसी स्लाइड्स को वापस देख लेते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार से विकसित हुआ है, तो लगभग हमें विश्व के सभी भागों में, सभी देशों में इस प्रकार के उद्योग को देखा जा सकता है। ये वो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं एक सूती वस्त्र उद्योग को। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो रहता है कच्चा माल। और कच्चा माल मुख्य रूप से कपास से प्राप्त होता है और बहुत से कपास उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं उसके पास इस उद्योग को स्थापित किया जाता है। जैसे भारत में मुंबई, अहमदाबाद, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कपास पेटी है वहां इसे स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से कपास एक हल्का कच्चा माल है जिसके भार में ह्रास नहीं होता है, यानी इसे कम परिवहन व्यय द्वारा दूसरे स्थानों पर ले जाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन की बात करें या जापान की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में कपास नहीं होता है, फिर भी आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले स्थान पर इसको रखा जा सकता है। कपास के अतिरिक्त जो धागे हैं, कपड़ों की रंगाई तथा धुलाई के लिए विभिन्न रंगों और रसायनों की आवश्यकता रहती है, तो ये भी इनके लिए कच्चे माल के रूप में गिने जाते हैं। दूसरा जो है वह है शक्ति के साधन। तो किसी भी उद्योग में चालक शक्ति प्राण का संचार करती है। मशीनों को चलाने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता रहती है। तो सूती वस्त्र उद्योग में कोयले से चालक शक्ति प्राप्त की जाती है। तो ज्यादातर इस प्रकार के उद्योग को कोयला क्षेत्रों के पास स्थापित किया जाता है। तो ब्रिटेन के लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग का स्थापित किया जाना इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगर कोयला प्राप्त न हो तो ऐसे क्षेत्रों से जहां इसे आप प्राप्त करने में आसानी हो वहां पर भी इसे स्थापित किया जा सकता है। तो मुंबई के निकट कोई कोयला क्षेत्र नहीं है, फिर भी यहाँ से अफ्रीका से कोयला प्राप्त किया जाता है। लेकिन अब कोयले के स्थान पर जल विद्युत का उपयोग ज्यादा किया जाने लगा। यह कोयले की अपेक्षा सस्ती होती है और इसका प्रयोग करना भी आसान होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड राज्य, जापान, स्विट्जरलैंड, इटली, भारत में अधिकांश जो कारखाने हैं जल विद्युत से ही चलते हैं। नेक्स्ट है सस्ता परिवहन। जो जिन देशों में सस्ते परिवहन की सुविधा होती है वहां पर कपास की उपज न होने पर भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि अगर सस्ता परिवहन है तो रॉ मटेरियल हम विदेशों से आसानी से आयात कर सकते हैं। ब्रिटेन में सस्ते जल परिवहन के कारण ही यहाँ पर विदेशों से माल को आयातित किया जाता है। यही कारण है कि भारत, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पर कपास प्राप्त हो जाती है। जापान में भी परिवहन की सुविधा काफी विकसित है। इसी कारण यहाँ से विदेशों से कपास को आयातित करके इस प्रकार के उद्योग को चलाया जा सकता है। फिर बात करते हैं अनुकूल जलवायु की। तो शुष्क जलवायु में धागा बार बार टूटता रहता है जिससे सूत काटने व कपड़ा बुनने में काफी कठिनाई आती है। इसके लिए आर्द्र जलवायु और समुद्र समीप यानी समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो काफी लाभदायक होती हैं। तो अधिकांश जो सूती मिलें हैं
समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में या आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी के विकास के कारण कृत्रिम आर्द्रीकरण से भी ये उद्योग चलाया जाता है, परंतु इस पर व्यय अधिक होता है। तो जहां पर अनुकूल जलवायु है, जैसे ब्रिटेन, जापान, रूस, भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में ये उद्योग काफी उन्नति कर रहा है। तो जलवायु स्वास्थ्य कर भी होनी आवश्यक है, जिससे कि प्रबंधकों का हो चाहे श्रमिकों का हो, वो स्वास्थ्य ठीक रहे और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता रहा। तो इस प्रकार से ये कुछ कारक थे। अन्य कारकों के अंतर्गत देखें तो श्रम, तो सूती वस्त्र उद्योग में श्रम काफी महत्वपूर्ण रहता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा इस उद्योग का श्रम पर खर्च किया जाता है, क्योंकि लूम्स को चलाने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, सुखाने के लिए, रंगने के लिए, सभी प्रकार से समेटने के लिए हमें श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। तो जहां पर भी सस्ते और कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, तो वहां पर इन उद्योग को स्थापित किया जाता है। जलापूर्ति, इस उद्योग में पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। धुलाई, रंगाई, छपाई और उसको कलप करने के लिए, यानी उसमें कड़प देने के लिए हमें पानी की आवश्यकता रहती है, वह भी शुद्ध पेयजल। तो जहां कहीं पर भी नदियां, तालाबों और नलकूपों से आसानी से जल प्राप्त किया जाता है, वहां पर इस उद्योग को स्थापित किया जाता है। पूंजी की बात करें तो हर उद्योग को लगाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है, लेकिन इस उद्योग के लिए भी आपको अधिक निवेश की आवश्यकता बनी रहती है। बाजार की बात करें, तैयार माल को आप कहाँ बेचेंगे? तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सूती वस्त्रों की डिमांड है, तो वहां पर इस प्रकार के उद्योग को स्थापित किया जाता है। जैसे कि हम बात करें ब्रिटेन और जापान का उदाहरण बार-बार दिया जा रहा है कि वहां पर कपास बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन बाजार का लाभ उठाने के लिए वहां पर उद्योग स्थापित किया गया। तो ब्रिटेन के भूतपूर्व जो उपनिवेश है, में यहाँ का माल काफी बिक जाता है। जापान का जो माल है दक्षिण पूर्वी एशिया में अच्छी तरीके से खप जाता है। यही कारण है तो यहाँ पर इन उद्योगों की स्थापना की गई है। भारत रूस की बात करें तो यहाँ पर घरेलू खपत के कारण ये उद्योग काफी उन्नत कर लेता है। फिर हम बात करें सरकारी प्रोत्साहन, तो कोई भी उद्योग लगाना हो तो अगर वहां की सरकार नहीं चाहती तो आप वहां के उद्योग को विकसित नहीं कर सकते। तो जहां जिन क्षेत्रों में सरकार जिन उद्योगों को सहायता प्रदान करती है, तो वहां पर इस प्रकार के उद्योग को काफी विकसित किया जा सकता है। तो ये थे सूती वस्त्र उद्योगों के स्थानीयकरण के विभिन्न कारक। अगली क्लास में हम इसके विश्व वितरण और इसके उत्पादन की बात करेंगे। धन्यवाद।